हेलो एवरीवन। आज की इस इंट्रोडक्शन सेशन में हमारे से जुड़े हैं नाइजर भुवनेश्वर से हमारे प्रीवियस स्टूडेंट जो है कि प्रतिम भूमि। प्रतिम, आपके बारे में बताइए। हाँ, मैं अभी करंटली सीएमआरटी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ नाइजर में। और अभी इसके बाद मैं इंटर्नशिप में जाऊंगा इस कोर्स खत्म होने के बाद। और तो अभी तो फिलहाल यही स्टूडेंट हूँ। अच्छा, और नाइजर के बारे में बताइए। नाइजर इज सर, नाइजर इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, हाँ नेशनल हाँ। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इसका पूरा नाम है। एडीए के अंदर आता है, एडीए के अंदर आता है। और इधर जो है बेसिक एजुकेशन एंड जो साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज है इधर। और जो कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो जो सब्जेक्ट है इसका हम लोग इधर रिसर्च का फैसिलिटीज है। बहुत अच्छा लेबोरेटरीज है इधर। जो जो रिसर्च मतलब बहुत रिसर्च करना चाहते हैं, आगे जाके साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो लोग नाइजर को आ सकते हैं। आइजर की तरह ही, आईआईएस बेंगलुरु की तरह ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अच्छा, और तुम्हारा कोर्स जो है वो मेडिकल फिजिक्स, उसके बारे में बताइए। ये सर, नाइजर में जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज है, आईपीएचडी, बीएससी कोर्सेज है। वैसे ही हमारा कोर्स है एमएससी इन मेडिकल एंड रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। ये जो कोर्स है ये सर नॉर्मली एक अप्लाइड ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ठीक है। इस कोर्स के अंदर हमें ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कैसे हम लोग जो कि डिफाइंड टाइप ऑफ मेडिकल डिजीज है, इसको हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। किसी भी बेसिकली जो डिजीज हम लोग इधर बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग मेनली फोकस है कैंसर के ऊपर, कि कैंसर को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, ओके। आयनाइजिंग रेडिएशन। तो ये है कि ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको 2 साल का कोर्स है और 1 साल आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप करना पड़ेगा। अच्छा, और सब्जेक्ट कैसे होता है कि कोर्स में फिजिक्स है या सब्जेक्ट फिजिक्स के अलावा कुछ रहता है? फिजिक्स ही है सर, जो कि ये तो बेसिकली अप्लाइड ब्रांच ऑफ फिजिक्स ही है। तो हम्म। फर्स्ट ईयर जैसे कि हम लोगों ने जिस सिलेबस में हम लोगों ने पढ़ाई किया है वो था कि फर्स्ट ईयर जो है वो पूरा कोर फिजिक्स के ऊपर था। जो कि नॉर्मली जो कोर फिजिक्स होता है, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, जो भी बाकी कोर फिजिक्स के सब्जेक्ट है। और सेकेंड ईयर से हमारा मेनली फोकस जाता है मेडिकल फिजिक्स के ऊपर, जहाँ पर हमारे हमारे रेडिएशन फिजिक्स, फिर मेडिकल इमेजिंग, फिर हमारा क्लिनिकल बायोलॉजी भी हमारे इधर आता है, क्योंकि बायोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है इधर। और फिर रेडिएशन सेफ्टी, रेडिएशन प्रोटेक्शन, ये भी हमें पढ़ाया जाता है। अच्छा। और अभी अभी क्या है, रिसेंटली हाल फिलहाल में सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है। जो हमारा एनसीएचटी है वो सिलेबस चेंज किया है। अभी जो नया सिलेबस है वो अपडेटेड है वेबसाइट पे, तो वो जाके देख सकते हैं। वो उसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर में ही पूरा मेडिकल एंड रेडिएशन फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो कि ये पहले नहीं था। अच्छा, अभी इस बार के ज्वाइन हुआ है। हाँ जी सर, इस बार ही नया हुआ है ये वाला, जो अभी से अभी जो बैच ज्वाइन होगा वो ये सिलेबस फॉलो करे। अच्छा, अपकमिंग बैच के लिए। यस। अच्छा, उसका तो अभी एप्लीकेशन चल रहा है न्यू जो इस बार के लिए है। सर। अच्छा, तो ये कोर्स करने के बाद सीनियर जो है आपके जो इंस्टीट्यूट में, और आप जो देख रहे हो आपका जो एक्सपीरियंस है, आप वहाँ से बोल सकते हो कि फैसिलिटी क्या-क्या मिलता है? कि ये कोर्स जो है एक डिफरेंट कोर्स है, फिजिक्स से अलग होके जा रहा है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को एक इंक्वायरी रहता है कि मेडिकल फिजिक्स जो है ये कोर्स से क्या-क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या-क्या फैसिलिटी अपकमिंग जो है इन फ्यूचर में आपको लग रहा है कि ये फैसिलिटी मिला है और मिल सकता है? हाँ, क्योंकि सर मेनली मेडिकल फिजिक्स इधर जो हमें सिखाया जाता है कि कैसे रेडिएशन के द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ये कैंसर का। तो इधर बेसिकली हम लोग वो डिवाइस को भी, जो रेडिएशन ट्रीटमेंट डिलीवरी डिवाइस है उसके बारे में भी पढ़ाया जाता है, सेफ्टी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, हम लोग का इंटर्नशिप होता है। तो इंटर्नशिप में भी हम लोगों को भेजा जाता है टीएमसी, और जो ओरिएंटेड जो इंस्टीट्यूट है, जैसे कि टाटा मेमोरियल सेंटर जो है उसके अंडर में जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर इंस्टीट्यूट को भेजा जाता है। और इसके साथ भी हमारे एम्स और एचपीजीआईसी कटक, ये 2 इंस्टीट्यूट जुड़े हैं। तो उन उनमें भी हम लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंटर्नशिप के बाद आप मेडिकल फिजिसिस्ट बन जाते हो।
उसके हिसाब से आप डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटल में आप लोग अप्लाई कर सकते हो एज़ अ मेडिकल फीस। और इसके बाद हमारा एक एग्ज़ाम भी होता है, आरएसओ एग्ज़ाम, जो रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर एक एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। वो एग्ज़ाम और मतलब एआरबी के द्वारा लिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट है, उधर आप लोग आप आरएसओ बन के जॉइन कर सकते हो। आरएसओ या मेडिकल फिजिक्स का यही रोल रहता है कि वो ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड जो कि रेडिएशन प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग ये सब वो लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक थेरेपी डिपार्टमेंट पे मॉनिटरिंग, फिर पेशेंट सेफ्टी और रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लानिंग ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब बेसिकली मेडिकल फिजिक्स और आरएसओ ज़रूरत होता है। यही स्कोप है कि आप किसी भी मतलब जो रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में किसी हॉस्पिटल में आप जॉइन कर सकते हो। ओके। तो वो जो कोर्स खत्म होने के बाद मिल जाएगा या एग्ज़ाम देना होगा उसमें? ऑब्वियसली कोर्स खत्म होने के बाद आप मेडिकल थीसिस बनोगे, तो उसके बाद आपको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इंटरव्यू देना पड़ेगा और अच्छा, इंटरव्यू के बेसिस पे ही जॉब मिलेगा। वो ये है कि कोर्स खत्म होने के बाद आप चांस मिल रहा है कि आपको इंटरव्यू देके जॉब मिल रहा है और जो आप आरएसओ अगर बन जाओगे, तो उधर भी आपका इंटरव्यू होगा और उस बेसिस पे जॉब मिलेगा। और आरएसओ है कि आरएसओ इज़ मतलब और भी थोड़ा अपर पोस्ट है, मेडिकल फिजिक्स से भी अपर पोस्ट है। आप एक ऑफिसर बन गए, रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर बन गए, तो आपका अथॉरिटी और थोड़ा ज़्यादा है। ओके। और पैकेज के बारे में कोई हाँ, मालूम है तुमको? पैकेज मीन्स सर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है, जैसे कि अगर हाँ, ये एक मेडिकल मेडिकल फिजिक्स अभी अ, वो इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म कर रहा है और उसके उसके जो हॉस्पिटल है, वो कितना प्रोवाइड कर सकता है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस है। जैसे कि मेडिकल फिजिक्स जब आप बन जाओगे कोर्स खत्म होने के बाद, तो 50,000 मतलब मोर देन 50,000 आपको मिल सकता है, 50 प्लस मिल सकता है। हाँ, मिनिमम है। हाँ, वो मिनिमम, हाँ, मिनिमम है, अभी तक तो मैंने वही देखा है। और जो आरएसओ अगर आप बन गए, तो हाँ, आपका सैलरी मतलब डेढ़ से 2 गुण बढ़ जाएगा। अच्छा, ठीक है। और मैं तो आईआईटी जैम भी हुआ था और इसमें हाँ, सिलेक्शन भी हुआ है। तो जो अपकमिंग स्टूडेंट है, उसके लिए आईआईटी जैम का सेफ रैंक क्या होता है इस एग्ज़ाम के लिए? ये जो कोर्स है इसके लिए? सर आईआईटी जैम का सेफ रैंक मीन्स मेरे तो मुझे जेस्ट के थ्रू से ही मेनली हुआ था। तो अच्छा, आईआईटी जैम का मुझे सही से कट ऑफ तो पता नहीं है, पर हाँ, विदिन 1000 होगा, 1800 हुआ तो सेफ है, मुझे लगता है। पर जनरल कैंडिडेट का। हाँ, और जेईई में आई थिंक 300 350 रहे हम अच्छा, लोग। अप्लाई करेगा तो उन लोग को इंटरव्यू में चांसेस मिलेगा, फिर इंटरव्यू फिर हो सकता है। अच्छा। इससे ज़्यादा रैंक है तो वो अप्लाई करेंगे तो उसका इंटरव्यू में कॉल आता है या? ऑल वो सर डिपेंड करता है, क्योंकि क्या होता है कि जो कि मेनली अभी ये कोर्स है एमएससी में एमआरपी कोर्स है, मेडिकल एंड रेडियोलॉजिकल। हुँ, हुँ। तो नॉर्मली जैम और जेईई देने के बाद टेंडेंसी रहता है कि ऐसा नाइजर जैसे इंस्टीट्यूट में आने का टेंडेंसी रहता है कि रिसर्च ओरिएंटेड टेंडेंसी रहता है। हुँ, हुँ। पर इधर तो अभी हाल-फिलहाल में इस कोर्स में इधर अभी कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। तो कौन-सा कैसा कोर्स है, क्या है, ये बच्चों को पता नहीं होता ठीक से। अच्छा, तो वो लोग आता नहीं है इसीलिए कि ठीक है मैं अप्लाई कर दूँ। तो इसीलिए अगर ज़्यादा मतलब हाई रैंक है इसमें और वो लोग अप्लाई कर रहा है, तो हो सकता है कि उन लोगों को मिल जाए, यही बात अच्छा। है। बट इंटरव्यू में अच्छा होना चाहिए। हाँ, वो मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है कि रैंक के ऊपर कुछ बायसनेस है कि रैंक अच्छा है तो तुम्हें ही लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू में अगर तुम अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, कर रहे हो तो सही है। और इंटरव्यू मैंने जो मालूम है प्रीवियस एक स्टूडेंट का भी जो इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बोला था कि 2 राउंड इंटरव्यू होता है। यस, यस। ऐसा कैसे प्रोसीड्यूर है इंटरव्यू का? प्रोसीजर है सर कि पहले आप इंटरव्यू जो होता है उसमें आप जनरल इंटरव्यू जो होता है कि जहाँ पे कि आपको प्रेफ़रेंस पूछा जाता है, फिर आप उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन्स आता है, फिर उस हिसाब से आप आंसर देते हो। फिर इधर क्या होता है कि वो तो होता ही है, फिर उसके बाद अगर आपका अच्छा गया, तो उसके बाद आपको इधर चेयरमैन साहब के साथ एक इंटरव्यू होता है। तो हाँ, हाँ। चेयरमैन साहब पर्सनली इंटरव्यू लेते हैं और फिर उस हिसाब से शायद रैंकिंग होता है, सिलेक्शन होता है, शॉर्टलिस्टेड होता है कैंडिडेट। तो वो जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या पूछा जाता है? सब्जेक्ट या कुछ और कुछ? नहीं, उसमें पूछा जाता है सर कि मतलब उसमें
एक्चुअली इस कोर्स में आप आ रहे हो, आपका क्या इच्छा है, क्या मन है? क्योंकि इस कोर्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो उसका माइंड में क्या है वो पूछा जाता है कि तुम रिसर्च करना चाहते हो क्या? तुम क्या करना चाहते हो? इस कोर्स में कैसे पता चला इस कोर्स के बारे में कैसे पता चला? और इस कोर्स में मतलब क्या-क्या है वो भी बोला जाता है कि थोड़ा बहुत बोल दिया जाता है। और बेसिकली वही है कि देखा जाता है कि स्पोर्ट्स के ऊपर इंटरेस्ट है कि नहीं उसका। ऐसा ना हो कि बाद में इंटरेस्ट नहीं आए और उसको तकलीफ हो। हाँ, ओके। और तुम्हारे बैच में अभी कितना स्टूडेंट है? मतलब कितना स्टूडेंट लेते 10 हैं ये लोग? टोटल 10 स्टूडेंट्स लेते हैं हर एक बैच में और हम लोग भी अभी 10 लोग ही हैं टोटल। अच्छा। ये और इन वहाँ पे फ्यूचर इस इन फ्यूचर ये सीट मतलब इंक्रीज़ होगा शायद पर अभी तक तो 10 ही लेगा। अभी भी पीछे अपकमिंग बैच के लिए भी 10 ही लेगा। और इसमें कास्ट वाइज़ कैटेगरी वाइज़ कुछ सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है? मतलब कोई रिज़र्वेशन है? हाँ, नो रिजर्व। तो जो भी है इंटरव्यू के बेसिस सिलेक्शन होता यस। है। और तुम्हारा तो इंटरव्यू काफ़ी दिन हो गया है, बट स्टूडेंट को बोल सकते हो कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे था? शेयर कर दो आपका जो इंटरव्यू था। हाँ, तो सर मेरा मुझे उस टाइम पे तो बहुत सारे जगह पे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। हुँ, तो हुँ। इसीलिए मैं प्रिपेयर करके गया था जो चीज़ें, वही मैंने इधर भी बोला था कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स फिर मैथमेटिकल फिज़िक्स और क्वांटम मैकेनिक्स और एचसीआर। तो फिर इन लोगों ने वो सुना उसके बाद उन्होंने मैथमेटिकल फिज़िक्स से भी क्वेश्चन किया, फूरियर सीरीज़ से क्वेश्चन किया कि वो सिग्निफिकेंस क्या है फूरियर सीरीज़ का। फिर एक फंक्शन दिया शायद 4 cos क्यूब एक ऐसा कुछ फंक्शन था उसके साथ और कुछ था। तो फंक्शन देके वो मुझे बोल रहा था कैसे इस फंक्शन का तुम फूरियर सीरीज़ लिखो। तो मैंने फिर वो फूरियर सीरीज़ लिखना स्टार्ट किया तो वो देखना चाहता था कि ये फंक्शन में को इवन और ऑड ऐसे समझ पा के वो सिर्फ़ उसी कोएफ़िशिएंट को लिख पा रहा हो कि नहीं। तो फिर हुँ, वो हुँ। समझ गया तो उसने स्टॉप करके बोला ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फिर पूछने लगा। फिर क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे कि उन लोगों ने पूछा था कि एक जैसे उसका क्वांटम मैकेनिक्स कैसे आया? एकदम बेसिक क्वेश्चन से था। एक क्वेश्चन वैसे ही था कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे आया? क्या-क्या क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे वो मतलब क्या-क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसका भी ग्राफ ड्रॉ करके मैंने समझाया उन लोगों को। इससे पहले भी ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा गया था मुझे प्रीवियस इंटरव्यू तो मैं ठीक से आंसर दे पाया था। और उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन बोला था कि मतलब वो मैं ठीक से कर नहीं पा रहा था। एक था कि टाइम वेरिंग पोटेंशियल दे दिया था। तो टाइम वेरिंग पोटेंशियल ऐसा दिया था कि डबल वेल पोटेंशियल वो भी टाइम वेरिंग। तो हुँ, वो मतलब बोल के बोला था कि वो उसको सॉल्व करो, कि ऐसे सॉल्व करो उसके लिए। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो एनालिटिकली सॉल्व नहीं हो सकता। तो मैं ऐसे ही सॉल्व करने गया तो सर बोल रहा है कि ये सॉल्व हो सकता है क्या? मैंने बोला नहीं सर ऐसे कैसे सॉल्व होगा? ऐसा नहीं होगा। बोले हाँ, तो तुम एक काम करो अभी पार्टिकल आउटसाइड द पोटेंशियल और पार्टिकल इनसाइड द पोटेंशियल कैसा बिहेव करेगा वो बोलो, ये बिहेव करो। तो मैंने बोला कि हाँ सर इनसाइड द पोटेंशियल वो डिकेइंग करेगा, बाहर ऑसिलेटिंग हुँ, होगा हुँ। वो सब ड्रॉ करके भी दिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझे और भी क्वेश्चन्स पूछा तो एक उसमें ऐसे उन लोगों ने ऐसा भी बोला कि तुम्हें पता है ना ये कोर्स क्या है? तो मैंने बोला कि सर मुझे इतना आइडिया तो नहीं है। बोला तुम इस कोर्स में मतलब रेडिएशन फिज़िक्स कोर्स है, तो न्यूक्लियर फिज़िक्स क्यों नहीं बोले? ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट को मतलब सब्जेक्ट है न्यूक्लियर फिज़िक्स, वही तुम क्यों नहीं बोले? मैं बोला कि सर मैं बाकी इंटरव्यूज़ के लिए भी यही प्रिपेयर करके गया था, तो इधर भी आया था तो ऐसे ही प्रिपेयर होके आया था। तो बोला ठीक है न्यूक्लियर फिज़िक्स में 2-3 क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, तो वो लोग भी पूछा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डीके पूछा और उसका एक मतलब एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला। फिर उसने बोला कि बीटा प्लस बीटा माइनस डीके क्या होता है? फिर पूछा कि अच्छा इन दोनों का जो आयनाइज़ेशंस है, जो इवेंट्स है उसका किसका ज़्यादा होगा? ठीक है, जैसे अल्फ़ा का ज़्यादा और फिर बोला कि जो और क्या बोला हाँ, अल्फ़ा, बीटा, गामा कौन-सा डिस्क्रीट मतलब एनर्जी स्टेट शो करेगा? कौन-कौन? मतलब सभी का डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट शो करेगा? नहीं, जैसे कि बीटा के लिए कौन-कौन होता है। तो वही सब हाँ, ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है। और वही से क्वांटम मैकेनिक्स में वही एक ही क्वेश्चन में मैं फँसा था, बाकी सब सही सही ओके। तो आपका ये कोर्स का जो आपका ओपिनियन फाइनली क्या है? मतलब ओवरऑल ओपिनियन अबाउट कोर्स आपको क्या लग रहा है कि क्लास ऐसे हो रहा है या कोर्स कैसे चलता है? और जो है कि फ्यूचर में क्या-क्या सीनियर जो है ना आपको तो अभी है सर। पता चल जाएगा कि मार्केटिंग जो है कोर्स का क्या हुँ, है? और ये जो है कि जो स्टूडेंट फिजिक्स का है वो छोड़ के क्यों आए इसमें? सर ये जो है कि एक एप्लीकेशन ब्रांच है।
तो जिसको एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स बहुत पसंद है कि एप्लीकेशन करना है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, लैब करना है, तो ये बहुत अच्छा कोर्स है और जी रेडिएशन फिज़िक्स एक ऐसा कोर्स है इसमें सब कुछ चाहिए, ठीक है? इसमें सब मतलब सब फिज़िक्स इसमें अप्लाई होगा, इसलिए हम लोग मतलब फर्स्ट ईयर में सारे फिज़िक्स का थोड़ा-थोड़ा करके हमारे सिलेबस में था, जो कि बीएससी हम लोग पढ़े थे। तो एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कोर्स है और क्लासेस भी इधर डेली होते हैं। हाँ, डेली हम लोगों का क्लासेस होता है और जो कि सेमिनार्स होता है इधर, जो कि बहुत अच्छी बात है कि सेमिनार्स होता है इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर सेमिनार्स होता है और इधर भी बोल सक आप बोल सकते हो कि इधर जो सीनियर्स है, उसके साथ भी वो लोग भी हमें बताते हैं कि क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर सर जो है वो हमें तरह-तरह का मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बोलते हैं। हम लोग एक होता है एमपी कॉन, जो कि हमारा एक कॉन्फ्रेंस होता है, ऑल इंडिया मेडिकल फिज़िक्स का एक कॉन्फ्रेंस होता है, तो हम लोग जाते हैं उधर कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। तो यही सब है कि कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है और सर मतलब नॉर्मली जो फिज़िक्स का स्टूडेंट्स है, उन लोगों का यही रहता है कि मैं रिसर्च करूँ। अभी इस कोर्स के ऊपर रिसर्च इतना तो अभी इंडिया में पॉपुलर नहीं है। होता है रिसर्च में, ऐसा नहीं है नहीं होता, पर एक इमर्जिंग साइंस है, इमर्जिंग ब्रांच, तो इसमें बहुत काम करना अभी बाकी है। तो रिसर्च का मतलब अपॉर्च्युनिटी बहुत है इसमें। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो इधर देश से बाहर भी बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ है, जैसे ये हमारा शहर भी बोलते हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है। तो वही सब, इसके लिए आप और मतलब जिसको पसंद है वो आ सकते हैं और अच्छा कोर्स। ओके, और जॉब अपॉर्च्युनिटी कोर्स है ये तो हाँ, लग रहा है जो कि जॉब अपॉर्च्युनिटी भी। अपॉर्च्युनिटी कोर्स है, पर इसमें रिसर्च भी मतलब बहुत अपॉर्च्युनिटी है रिसर्च का। ओके, और कोर्स में जो है कि खर्चा कैसे होता है? मतलब कोर्स फी के बारे में कुछ। हाँ, सर कोर्स पे है कि आपको एक तो सेमेस्टर फी देना होता है, पर वो कोई दिक्कत नहीं होता है। इधर आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, हाँ, हाँ। 16,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है, हुँ, तो हुँ। कोई दिक्कत नहीं है, वो कोर्स फी आप दे सकते हो। सेमेस्टर फी तो वो समथिंग अराउंड 10,000 12,000 रहता है, तो प्लस 6 मंथ का सेमेस्टर है, तो वो आपको हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और हॉस्टल फैसिलिटी तो मिलता है? हाँ, वो इसके साथ ही मतलब वो सेमेस्टर से पहले ही ले लेते हैं, तो आराम से सर मतलब बच जाएगा उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो घर में सब अच्छे हैं? हाँ सर। ठीक है, और तुम घर कब आओगे? मतलब आना एक बार। हाँ, सर, मेरा अभी शाम में ही एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के बाद तो खत्म हो जाएगा। सेकंड ईयर का लास्ट लास्ट ईयर चल रहा है मेरा और क्या। ठीक है, और जो टाइम आपने अभी जो दिया है, तो थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, और भी अच्छा करते रहे। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू और सर। अभी गुड नाइट। गुड